इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ एक इम्पॉर्टेंट बातें पता होना बहुत ज़रूरी है। उन बातों को जाने बगैर इसका सॉल्यूशन सोच पाना बहुत मुश्किल काम है। पहली बात ध्यान देने वाली ये है, किसी मैट्रिक्स को किसी डायगोनल मैट्रिक्स से प्री मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट में जो मैट्रिक्स मिलती है उसकी फर्स्ट रो के एलिमेंट इसकी फर्स्ट रो के एलिमेंट को ए से मल्टीप्लाई करने पर मिलते हैं। इसकी सेकेंड रो के एलिमेंट्स को बी से मल्टीप्लाई करने पर मिलते हैं और इसकी थर्ड रो के एलिमेंट्स को सी से मल्टीप्लाई करने पर मिलते हैं। ये देखना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन यदि आपको ये बातें डायरेक्ट पता होंगी तो आपके लिए सॉल्यूशन सोच पाना आसान होगा। ये वो केस है जब मैंने किसी डायगोनल मैट्रिक्स से किसी जनरल मैट्रिक्स को प्री मल्टीप्लाई किया है, और यदि किसी जनरल मैट्रिक्स को किसी डायगोनल मैट्रिक्स से पोस्ट मल्टीप्लाई किया जाता है तो रिजल्ट में जो मैट्रिक्स मिलती है उसकी फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स को ए से मल्टीप्लाई करने पर मिलते हैं। इसकी सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स इस जनरल मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स को बी से मल्टीप्लाई करने पर मिलते हैं। इसी तरह से इसकी थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स को सी से मल्टीप्लाई करने पर मिलते हैं। और एक बात और ध्यान देने वाली है, यदि मैं किसी डायगोनल मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना चाहता हूं तो डायरेक्टली केवल डायगोनल में जो एलिमेंट्स हैं उनके इनवर्स ले लो। ये मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स की इनवर्स मैट्रिक्स है। अब मैं आपको बताऊंगा कि किसी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने का शॉर्टकट वे क्या है। चाहे हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात कर रहे हों या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात कर रहे हों, कॉन्सेप्ट लगभग एक जैसा है। बाहर तो आएगा 1 अपॉन प्रोडक्ट ऑफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स, और यदि ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो इनवर्स मैट्रिक्स भी अपर ट्रायंगुलर ही होगी। मतलब कि इन तीन जगह तो 0 आएंगे, और डायगोनल पे जो एलिमेंट्स हैं उनको निकालने के लिए ए वाली पोजीशन की जगह आएगा DF, डी वाली पोजीशन की जगह आएगा AF, F वाली पोजीशन की जगह आएगा AD। ये आप देख सकते हो। केवल ये तीन एलिमेंट्स हमको निकालने होंगे, और ये तो क्लियर है यहां जो एलिमेंट आएगा वो इस एलिमेंट का कोफैक्टर होगा जिसकी वैल्यू -BF होगी। यहां जो एलिमेंट आएगा वो इस एलिमेंट का कोफैक्टर होगा जिसकी वैल्यू BE CD होगी, और यहां जो एलिमेंट आएगा वो इस एलिमेंट का कोफैक्टर होगा जिसकी वैल्यू -AE होगी। मतलब कि आपको केवल इन तीन पोजीशन में जो एलिमेंट आएंगे उसको कैलकुलेट करना होगा, बाकी सारे एलिमेंट्स को निकालना बहुत ही आसान है। और अगला कॉन्सेप्ट जो आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए वो है क्रैमर्स रूल। इस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट यूज होगा वो ये है, यदि D 0 आया तो इनके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे, और नॉन जीरो आया तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, और वो यूनिक सॉल्यूशन ये होगा। ये सब बातें मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के टाइम यूज करूंगा। इस क्वेश्चन में कहा गया है, लेट x बिलोंग्स टू R एंड लेट P मैट्रिक्स की वैल्यू ये है, Q मैट्रिक्स की वैल्यू ये है, और R मैट्रिक्स जो है PQ P इनवर्स के बराबर है। हमने इनमें से करेक्ट ऑप्शंस बतानी है। पहली ऑप्शन को चेक करने के लिए हमको R मैट्रिक्स की वैल्यू निकालनी होगी फॉर x = 0। PQ P इनवर्स निकालने के लिए मेरे को P इनवर्स निकालना होगा, और मैंने आपको शुरू में P इनवर्स की वैल्यू निकालने का शॉर्टकट वे बता दिया था। मैंने बताया था P इनवर्स की वैल्यू जो है वो है 1 बाय इन तीनों का प्रोडक्ट दैट इज 6, और यहां तो 0 ही आएंगे
क्योंकि ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, इन तीन जगह जीरो है, तो पी इनवर्स में भी इन तीन जगह तो जीरो ही आएगा। और इस पोजीशन में जो एलिमेंट आएगा वो 2 इंटू 3 दैट इज 6 होगा। इस पोजीशन में जो एलिमेंट आएगा वो 1 इंटू 3 दैट इज 3 होगा। इस पोजीशन में जो एलिमेंट आएगा वो 1 इंटू 2 दैट इज 2 होगा। बस हमने ये तीन एलिमेंट्स निकालने हैं। ये वाला एलिमेंट जो होगा वो इस एलिमेंट का कोफैक्टर होगा, ये वाला एलिमेंट इस एलिमेंट का कोफैक्टर होगा, और ये वाला एलिमेंट इस एलिमेंट का कोफैक्टर होगा। तो ये वाला एलिमेंट निकालने के लिए इसका कोफैक्टर निकालेंगे और इसका कोफैक्टर आएगा -3, और ये वाला एलिमेंट निकालने के लिए इसका कोफैक्टर निकालेंगे और इसका कोफैक्टर आएगा -2, और ये वाला एलिमेंट निकालने के लिए इसका कोफैक्टर निकालेंगे और वो आएगा 0। तो P इनवर्स की वैल्यू मिल गई। अब मैं P इनवर्स की वैल्यू निकालूंगा। P है 1 1 1 0 2 2 0 0 3, और Q मैट्रिक्स है 2 0 0 आएगा, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन में हम x इक्वल 0 की बात कर रहे हैं। तो यहां आ गया 2 0 0 0 4 0 0 0 6, और P इनवर्स है 1/6 6 -3 0 0 3 -2 0 0 एंड 2। अब जब तीन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना हो तो एसोसिएटिव लॉ के हिसाब से किन्हीं भी दो को पहले चाहे इन दोनों को मल्टीप्लाई करो चाहे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो मतलब कि ये मैट्रिक्स इससे पोस्ट मल्टीप्लाई हो रही है, और ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। मैंने ये बताया था यदि कोई डायगोनल मैट्रिक्स किसी मैट्रिक्स से पोस्ट मल्टीप्लाई होती है तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स इसके फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई करके मिलते हैं, दैट इज 2 0 0। इसके सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स इनको 4 से मल्टीप्लाई करने पर मिलते हैं, दैट इज 4 8 0, और इसके थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स इन एलिमेंट्स को 6 से मल्टीप्लाई करने पर मिलते हैं, मतलब यहां पे आएगा 6 12 18, और यह है 1/6 6 -3 0 0 3 -2 0 0 एंड 2। और दो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना बहुत ही आसान होता है, दोनों ही अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। इन तीन जगह 0 आया है तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स में भी इन तीन जगह तो 0 आएगा। डायगोनल के एलिमेंट्स सिंपली इसके डायगोनल के एलिमेंट्स और इसके डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करने पर मिलेंगे, दैट इज यहां आएगा 12, यहां आएगा 24 और यहां आएगा 36, और केवल आपको ये तीन एलिमेंट्स निकालने हैं। ये वाला एलिमेंट भी नॉर्मल वे से निकालता हूं। इसके लिए इनको मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा, मेरे को मिलेगा 6, और इसके लिए इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा और मेरे को मिलेगा 4, और ये वाला एलिमेंट के लिए इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, मेरे को मिलेगा 8, और P इनवर्स की इस वैल्यू को यूज करते हुए इसके अंदर आई गेट 1/6
12, 6, 4, 0, 24, 8, 0, 0, 36 into 1 A B equal to 6 into 1 A B। अब एक 1/2 को मैं अंदर ले जा रहा हूं और अपॉन जो 3 है उसको मैं इधर ले जा रहा हूं, तो आई विल गेट 6, 3, 2, 0, 12, 4, 0, 0, 18 into 1 AB is equal to 18 into 1 AB, और इसका मतलब हो गया 6 plus 3A plus 2B, और यहां आया 12A plus 4B, और यहां पे आया 18B is equal to 18, 18A और 18B, और ये दोनों तो ऑलरेडी बराबर हैं, तो मेनली मैं A और B की वैल्यू इन दो एलिमेंट्स को इक्वेट करके निकालूंगा। 6 प्लस 3A प्लस 2B इज इक्वल टू 18 का मतलब हो गया 3A प्लस 2B इज इक्वल टू 12। एक रिलेशन A और B में ये आ गया। दूसरा रिलेशन इन दोनों को इक्वेट करके मिलेगा, दैट इज 12A प्लस 4B इक्वल टू 18A, दैट इज आई गेट माइनस 3A प्लस 2B इक्वल टू 0। अब मैं A और B निकालने के लिए इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेता हूं, तो ऐड किया तो क्या आया 4B इक्वल टू 12, दैट इज B इक्वल टू 3, और B 3 आ गया तो A की वैल्यू आ गई 2, तो फिर A प्लस B की वैल्यू आ गई 5, इसलिए फर्स्ट चॉइस करेक्ट हो गई। बी चॉइस में चेक करना है कि फॉर x इक्वल टू 1 देयर एग्जिस्ट ए यूनिट वेक्टर अल्फा आई प्लस बीटा जे प्लस गामा के फॉर विच आर मैट्रिक्स इनटू दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं एक बार फिर से आपको क्रैमर्स रूल याद दिला देता हूं। यदि मेरे पास a1 x प्लस यदि मेरे पास ये तीन होमोजीनियस इक्वेशन हों, तो इन तीनों इक्वेशंस का यूनिक सॉल्यूशन होगा यदि d जो है वो नॉन जीरो है, और वो यूनिक सॉल्यूशन x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू 0 होता है। और यदि d 0 आ गया तो देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दीज थ्री इक्वेशंस, मतलब कि इसके ऐसे सॉल्यूशंस भी होंगे जिसमें से x, y और z में से कम एक नॉन जीरो हो। ध्यान रखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए मेरे को आर मैट्रिक्स की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। हम आर मैट्रिक्स को निकाले बगैर ही इस चॉइस को चेक कर लेंगे। कैसे करेंगे, पहले मैं इसकी थ्योरी बताता हूं। सपोज मैंने आर मैट्रिक्स निकाल ली, क्या निकली इससे मतलब नहीं है। सपोज मैंने आर मैट्रिक्स निकाल ली, सपोज आर मैट्रिक्स मेरे को मिली A B C D E F G H I, तो दिस इंटू दिस इज इक्वल 0 मैट्रिक्स का मतलब हो जाएगा A B C D E F G H I into alpha बीटा गामा इज इक्वल टू 0 0 0। ये सब मैं आपको सॉल्यूशन अच्छे से क्लियर करने के लिए
बता रहा हूं। और इसका मतलब हुआ ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी गामा इज इक्वल 0, डी अल्फा प्लस ई बीटा प्लस एफ गामा इज इक्वल 0, जी अल्फा प्लस एच बीटा प्लस आई गामा इक्वल 0। और क्वेश्चन का मतलब है अल्फा बीटा गामा में से कम एक नंबर नॉन जीरो जरूर है, मतलब कि इन तीनों इक्वेशंस का कम से कम एक सॉल्यूशन ऐसा जरूर है जिसमें अल्फा बीटा या गामा में से कम कोई एक नॉन जीरो है। और ये तो तभी होगा यदि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जो है वो जीरो हो जाए। मतलब कि ये इक्वेशन ट्रू तब होगी यदि आर मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो आ जाए, जैसा कि ये आर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट है। मतलब कि आर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो आ गया तो ऐसा यूनिट वेक्टर एग्जिस्ट करेगा, और आर मैट्रिक्स नॉन जीरो आया तो ऐसा यूनिट वेक्टर एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसको चेक करने के लिए मैं आर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालूंगा फॉर x इक्वल टू 1। ये तो हम जानते ही हैं कि डिटरमिनेंट ऑफ आर का मतलब होगा डिटरमिनेंट ऑफ p इंटू डिटरमिनेंट ऑफ q इंटू डिटरमिनेंट ऑफ p इनवर्स। और डिटरमिनेंट ऑफ p इनवर्स जो है 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ p होगा, इसलिए दोनों कट जाएंगे, हमको मिलेगा डिटरमिनेंट ऑफ q। तो हम डिटरमिनेंट ऑफ q निकालते हैं फॉर x इक्वल टू 1। डिटरमिनेंट ऑफ q जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 1 1 0 4 0 1 1 6। इसमें मैंने x वैल्यू 1 रख दी है और क्लियर है इसकी वैल्यू 4 इंटू 12 माइनस 1 दैट इज 44 है। और क्योंकि ये नॉन जीरो आया है, इस रिजल्ट को सेटिस्फाई करने के लिए एक ही पॉसिबिलिटी है कि अल्फा बीटा गामा तीनों जीरो हो जाए, और अल्फा बीटा गामा तीनों जीरो हो गए तो फिर ये यूनिट वेक्टर बन ही नहीं पाएगा, इसलिए बी चॉइस गलत हो गई। और सी चॉइस को चेक करने के लिए पहले हम डिटरमिनेंट ऑफ आर निकालते हैं, और डिटरमिनेंट ऑफ आर का मतलब हो गया डिटरमिनेंट ऑफ पी इंटू डिटरमिनेंट ऑफ क्यू इंटू डिटरमिनेंट ऑफ पी इनवर्स। और इसका मतलब है 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ पी, इसलिए ये इससे कैंसिल हो जाएगा, हमको मिलेगा डिटरमिनेंट ऑफ क्यू। और डिटरमिनेंट ऑफ क्यू का मतलब हो गया 2x x 0 4 0 x x 6, जिसकी वैल्यू आ गई 4 इंटू 12 माइनस एक्स स्क्वेयर दैट इज 48 माइनस 4x स्क्वेयर। तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई 48 माइनस 4x स्क्वेयर, और राइट हैंड साइड में इस डिटरमिनेंट की वैल्यू तो क्लियरली 4 इंटू 10 माइनस एक्स स्क्वेयर दैट इज 40 माइनस 4x स्क्वेयर है। और इसकी वैल्यू 40 माइनस 4x स्क्वेयर आई है प्लस 8 का मतलब पूरे राइट हैंड साइड की वैल्यू आ गई 48 माइनस 4x स्क्वेयर, और डिटरमिनेंट ऑफ आर भी 48 माइनस 4x स्क्वेयर था, इसलिए सी चॉइस करेक्ट हो गई। और लास्ट चॉइस को चेक करना मतलब ये हमने पता लगाना है कि क्या कोई ऐसा रियल नंबर x है जिसके लिए पी क्यू और क्यू पी बराबर हो जाए। लेकिन ऐसा करना तो बहुत लेंथी हो जाएगा कि मैं पी क्यू मैट्रिक्स निकालूं, क्यूपी मैट्रिक्स निकालूं। ये दोनों मैट्रिक्स बराबर तब होंगे
इसके सारे एलिमेंट्स इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के बराबर हों। लेकिन ये चेक करना तो बहुत लेंथी हो जाएगा, तो हम कैसे करेंगे? मैं PQ मैट्रिक्स का ये वाला एलिमेंट निकालता हूं। इन दोनों से क्लियर है कि यहां पे 2 + x आएगा और QP वेक्टर में यहां जो एलिमेंट होगा वो 2 होगा। तो ये तो क्लियर हो गया कि x की वैल्यू 0 के सिवा कोई और ले लेंगे फिर तो दोनों बराबर हो ही नहीं सकती। अब मैं ये वाला एलिमेंट कंपेयर कराऊंगा। यदि ये दोनों यदि बराबर ना आए तो x = 0 भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा, और उसके बाद यदि दोनों बराबर आ गए तो फिर इसको चेक करना पड़ेगा कि ये दोनों बराबर हैं कि नहीं है। मतलब कि एज ए होल हमको ये देखना होगा कि x = 0 के लिए सारे एलिमेंट बराबर हैं या नहीं है। एक भी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट अनइक्वल हो गया तो फिर PQ और QP बराबर नहीं है। लेकिन ये थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि हमको सारे एलिमेंट्स चेक करने पड़ जाएं। तो बेटर है, ये तो हमने देख ही लिया है कि ये दोनों बराबर केवल तब हो सकते हैं जब x 0 हो। x की नॉन जीरो वैल्यू के लिए तो दोनों बराबर हो ही नहीं सकते। अब PQ = QP को चेक करना मतलब PQ P इनवर्स = Q, इसको चेक करना। ध्यान रखो x = 0 है और x = 0 के लिए PQ P इनवर्स की वैल्यू मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं। याद करो, ये थी PQ P इनवर्स की वैल्यू जो कि हमने कैलकुलेट की थी। तो ये मैंने PQ P इनवर्स की वैल्यू रखी और Q मैट्रिक्स ऑलरेडी 2 0 0 0 4 0 0 0 6 फॉर x = 0। अब आप देखिए कि क्या इन दोनों के सारे एलिमेंट बराबर हैं। ये वाला एलिमेंट बराबर है, ठीक है, और यहां पे जो इसमें 1 आया है इसमें 0 आया है, इसलिए बराबर नहीं है, इसलिए दोनों मैट्रिक्स बराबर नहीं है, इसलिए D चॉइस गलत हो गई।